नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आज जो सबसे बड़ा मसला हम सबों के सामने खड़ा है वो ये कि गैंग रेप पीड़ित लड़की जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, अब उसके गुनहगारों को सजा कैसे मिलेगी। 1000 पेज की चार्जशीट तैयार बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि साकेत कोर्ट में उसे दाखिल किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट उस चार्जशीट को देखना पसंद करेगी और ये कल होने जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर आज जो हम बहस करना चाहते हैं वो ये कि क्या जो तमाम गुनहगार हैं, जो 6 आरोपी हैं, उन 6 आरोपियों को सजा दिलाने के जो सबूत के तौर पर चीजें इकट्ठा की जा रही हैं, जो चार्जशीट में मामले दर्ज किए जाएंगे, क्या उससे इतना पुख्ता मामला बनाया जा सकेगा जिसके आधार पर उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल सके। इसी पर बहस करने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ पूर्व जज दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस बी ए खान साहब हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ केटीएस तुलसी जी वरिष्ठ वकील मौजूद हैं। कीर्ति सिंह जी वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे साथ हैं। और मुंबई से नितिन प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा शुरू करें, इससे पहले आइए हमारी ये रिपोर्ट आपके सामने हम रखते हैं। क्या देश की बहादुर बेटी के गुनहगारों को फांसी की सजा मिल पाएगी? हर किसी की निगाहें दिल्ली पुलिस पर हैं, जिसने दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कानूनी फंदे को जबरदस्त तरीके से तैयार करने का दावा किया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप के 6 गुनहगारों के खिलाफ 9 धाराओं का इस्तेमाल किया है और 1000 पेज की चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसे हाईकोर्ट को पहले दिखाना है और उसके बाद दिल्ली की साकेत अदालत में उसे पेश किया जाएगा। सीने में गम का तूफान लिए हर आंखों में एक ही सवाल है कि वैश्यों से मुकाबला करते हुए जान गंवा देने वाली देश की बहादुर बेटी को जिंदगी तो नहीं मिली, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस उसे इंसाफ दिला पाएगी? क्या कानून के तराजू पर उसके जख्मों का पूरा हिसाब किताब होगा? सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के दरिंदों पर कानूनी फंदा कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। The report will be made available to us at the earliest. We hope to file the charge sheet by the 3rd of January 2013. चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि जैसे ही लड़की अपने दोस्त के साथ मुनीरका में बस पर चढ़ी और टिकट खरीदा, उसके बाद उसके साथ छेड़खानी शुरू हो गई। 3 आरोपी पैसेंजर सीट पर अलग अलग बैठे थे, जिसे उन्होंने मुसाफिर समझा। नाबालिग आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी शुरू की। लड़की के दोस्त ने इसे रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने हाथापाई शुरू कर दी। लड़की के दोस्त पर विनय नाम के एक आरोपी ने लोहे की रॉड से हमला किया। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि आरोपियों की मंशा लड़की और उसके दोस्त को मार डालने की थी। उन्हें मरा मानकर ही आरोपियों ने बस से फेंक दिया था। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चार्जशीट में दरिंदों के खिलाफ मुख्य रूप से 9 धाराएं लगाई गई हैं, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सभी आरोपियों पर धारा 302, 307, 305, 396, 376 2G, 394, 201 और 34 के तहत गैंगरेप के अलावा हत्या की कोशिश, अपहरण, लूट, डकैती और सबूत नष्ट करने की कोशिश के इल्जाम भी लगाए गए हैं। इन संगीन धाराओं के अलावा दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 377 यानी सोडोमी का मामला भी दर्ज किया है। गैंगरेप के मामले में पकड़े गए इकलौते नाबालिग लड़के की मेडिकल रिपोर्ट की भी इस मामले की ट्रायल में खास जगह होगी। अगर वो लड़का बालिग पाया जाता है तो उसके खिलाफ दूसरे मुलजिमों की तरह ही मुकदमा चलाया जाएगा और रिपोर्ट में अगर उसके नाबालिग होने की बात सामने आती है तो उसके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट यानी बाल अदालत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उस लड़की के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने में मरने से पहले पुलिस, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए लड़की के तीनों बयानों की भूमिका अहम होगी। सूत्रों के मुताबिक लड़की के बयान का सबसे अहम हिस्सा है कि दरिंदगी में सभी शामिल हैं, सभी को सजा मिलनी चाहिए। अपने बयान में लड़की ने आरोपियों की दरिंदगी का ब्यौरा दिया और बताया कि अपने बचाव में कैसे उसने 3 आरोपियों को दांत से काटा था। लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर से उठती आवाज का ही नतीजा रहा कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश को जल्द से जल्द अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 गवाहों ने इस बात को लेकर गवाही दी कि वारदात के बाद किस तरह राम सिंह ने बस को धो पोंछ कर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि आरोपियों ने उसके दोस्त से मोबाइल छीन लिया था, जिस पर वारदात के दौरान 2 कॉल भी आए। मोबाइल के आधार पर पुलिस ने वारदात के दौरान बस का रूट मैप तैयार कर चार्जशीट में लगाया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने शाम 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक उस मॉल के सीसीटीवी फुटेज को भी हासिल कर लिया है, जिस वक्त वो लड़की अपने दोस्त के साथ मौजूद थी। कहा जा रहा है कि पुलिस ने चार्जशीट तैयार करने के लिए 40 गवाहों का बयान दर्ज किया।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब फॉरेंसिक और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अगर वक्त पर रिपोर्ट मिल जाती है तो इसे चार्जशीट में जोड़ा जाएगा, नहीं तो पुलिस बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी। गैंगरेप के मामले में चार्जशीट पेश करने से पहले पुलिस ऐसा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है जिससे अदालत में गुनहगारों के खिलाफ जुर्म साबित होने में कोई कमी रह जाए। और यही वजह है कि चार्जशीट को अदालत में पेश करने से पहले हाईकोर्ट के जज भी इसका मुआयना करेंगे। चिराग गोठी और कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। तो ये जो जानकारी मिल रही है, इसके आधार पर ये माना जा रहा है कि 1000 पेज की चार्जशीट तैयार जरूर की जा रही है। तो हमारे विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सबसे पहले इस पर चर्चा शुरू करते हैं। खान साहब, जस्टिस खान, विल जस्ट लाइक टू, हम समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी कल, और जाहिर सी बात है लीगल एडवाइस के बाद उसे दाखिल किया जाएगा, लेकिन क्या इसे पूरे तरीके से फुल प्रूफ बनाया जा सकता है जिससे जो आरोपी हैं वो बच ना सके? नहीं, ये क्या बात है, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। इसको क्या किस हद तक फुल प्रूफ बना सके, ये तो पहले ही कोई भी नहीं कह सकता है, ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह सकती है कि साहब मैंने चार्जशीट इतना फुल प्रूफ बनाया है कि सज़ा कल को होगी ही होगी। ऐसे नहीं है हमारे सिस्टम में। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना इन्वेस्टिगेशन करके अपना सब मटेरियल कलेक्ट करके एक चालान पेश करती है मजिस्ट्रेट के पास जी, और मजिस्ट्रेट के बाद उसके बाद प्रोसिक्यूशन का रोल आ जाता है। वो प्रोसिक्यूशन का काम ये है कि ये गवाही से उस केस को साबित करना जो चार्जशीट कल पेश हो रहा है। जी, उसके गवाही के आधार पे ही फिर कोर्ट का फैसला आता है कि आया इन को सज़ा होनी चाहिए या नहीं सज़ा होनी चाहिए, या कितनी सज़ा होनी चाहिए। अब ये कहना इस वक्त मुश्किल है कि चार्जशीट इतना फुल प्रूफ हो कि सज़ा लगे ही लगे जी, कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज मेनी ए स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। जी, तो फैसला होने तक, कन्विक्शन होने तक इसमें कई मराहिल आते हैं। मान लीजिए कल को गवाही पूरी नहीं आई, या मान लीजिए जो भी इन्वेस्टिगेशन का मटेरियल उसमें कोई खामी मिली, जी, तो ये सब कोर्ट का काम होता है देखना। और उस वक्त कोर्ट का मन अल्टीमेटली बनता है कि उसके सामने क्या रिकॉर्ड आया है। जैसे आपने कई वो उन फिल्मों में भी देखा जी, होगा जी, बिल्कुल, कि गवाही नहीं है, हालांकि वाकई जुर्म हुआ होता है, जी, तो लेकिन कोर्ट के पास कोई गवाही नहीं होती, वो छूट जाते हैं। तो इसी तरह इस सिस्टम में जो कार्रवाई होती है वो ऐसे नहीं है कि आज के दिन में कोई गारंटी दे नहीं साहब। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, गारंटी नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम वरिष्ठ वकील भी मौजूद हैं। तुलसी साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जो अभी तक उपलब्ध जानकारी है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि जो पीड़ित लड़की जिसका आखिरी बयान दरअसल पुलिस के पास है, उस लड़के का जो कि प्रत्यक्षदर्शी है उसका बयान पुलिस के पास है, तमाम फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, आपको लगता है कि इसके आधार पर केस पुख्ता तरीके से बनता हुआ दिख रहा है? जी, मैं समझता हूं कि मैंने तो चार्जशीट देखी नहीं है, मगर आपने चार्जशीट के जो अंश हैं जी, उनको बयान किया है। और अगर ये सही है और अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स साबित हो जाते हैं और गवाह जो हैं इन डॉक्यूमेंट्स को साबित करने में सक्षम होते हैं, वैसे तो ये है कि अदालत में हर एक ट्रायल बहुत उतार चढ़ाव देखती है जी, मगर अगर ये सब साबित हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इतना घृणात्मक ये जुर्म है जी, और आमतौर पे ऐसा जुर्म ये रेयरेस्ट ऑफ ए रेयर ही नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है जी, क्योंकि सारी जिंदगी में मैंने इतना जालिम रेप या मर्डर नहीं देखा है। जी, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ये जुर्म है। लाजमी है कि अदालत भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेगी। बिल्कुल। कीर्ति जी, आपको भी इस चर्चा में हम शामिल करें। जिस तरीके से जो फोरेंसिक एविडेंसेस और तमाम चीजें आई हैं, खास करके जो पीड़ित लड़की है उसका एसडीएम के सामने बयान, इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि पुलिस आज एक स्ट्रांग फुटिंग पर है? और साथ ही साथ दो आरोपियों ने जज के सामने जब उन्हें प्रोड्यूस किया गया था उस समय कहा भी था कि उन्होंने गुनाह किया है। जी, मुझे तो लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग केस है। जो भी हमने सुना है आपसे
उसको लेके और जो भी पढ़ा है, और इसमें लड़की का बयान और लड़के का बयान दोनों अगर लिया जाए तो मुझे लगता है कि और मेडिकल एविडेंस के साथ, तो उसके मुझे लगता है तो ये फेयरली एक सिंपल केस होगा और इसमें कड़ी सी कड़ी सजा मिल सकती है, क्योंकि इतना ये एक ब्रूटल केस है, इतना अनइमेजिनेबल केस है, इतनी मतलब दरिद्रता इसमें दिखाई है। जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने इतनी बुरी तरह इन दोनों को ट्रीट करा, इतने ब्रूटल तरह, ये सिर्फ रेप ही नहीं है, इसमें मारने की कोशिश करी है और सोचा कि मर गया था लड़का तब उसको छोड़ा, फिर उसके बाद जैसे आपने बताया है हमें चार्जशीट के बारे में, उसके बाद उस लड़की पे जैसा हमला हुआ है, हमें तो लगता है कि इस केस में एविडेंस सबूत है, जल्दी सबूत भी मिल गया था, 1 घंटे में लड़की चली भी गई थी हॉस्पिटल, तो सारा उन्होंने सब सबूत कलेक्ट करा होगा और इसमें हो जाना चाहिए कन्विक्शन। बिल्कुल, हम इतना ज्यादा हम डाउट में नहीं होंगे कि इसमें कन्विक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन एंड शट लगता है मुझे। अब आगे मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, हमने चार्जशीट तो पढ़ी नहीं है, पर ऑब्वियसली जो बयान हमारे सामने आए हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा है उसको लेके ऐसे लगता है कि कन्विक्शन तो होना चाहिए। बिल्कुल नितिन जी, आपको भी इस चर्चा में शामिल करें। जिस तरीके से इस पूरी घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम के तौर पर देखा जा रहा है और लगातार देश भर से मांग उठती रही है कि फांसी होनी चाहिए उन तमाम आरोपियों को, जाहिर सी बात है ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि कोर्ट दरअसल क्या फैसला लेना चाहती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मसला फांसी के लायक एक उपयुक्त मसला है? तुलसी साहब ने जो कहा वो सच है। दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस। आज तक ऐसी घटना दुनिया के सामने नहीं आई, आज तक ऐसी घटना किसी न्यायालय के सामने नहीं आई। मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरी सजा उनको हो जाए, और फांसी तो लगनी ही लगनी है। अगर ये सब सबूत जो कोर्ट के सामने रखे हैं वो सबूत अगर प्रूफ हो जाए, वो सबूत कोर्ट ने मान लिए जाए, तो ये सजा हो सकती है, नॉट अदरवाइज डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिस खान, हम आपको इस चर्चा में शामिल करें। जो फांसी की मांग लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, देश भर में तमाम लोग यही मांग करते चले आ रहे हैं कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जाहिर सी बात है सबूतों के आधार पर कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अभी दिख रहा है, और जाहिर सी बात है जो सबूत, जाहिर सी बात है हम सब जानते नहीं, चार्जशीट के मसले को भी हम नहीं जानते, लेकिन उम्मीद क्या लगती है, क्या कोर्ट का नजरिया इस तरीके से हो सकता है? क्या इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है? कोर्ट उम्मीदों पे थोड़ी काम करते हैं जी, न कोर्ट के जज्बात पे काम करते हैं जी, न कोर्ट किसी पब्लिक प्रेशर पे काम करते हैं। कोर्ट कानून के तहत काम करते हैं। और जैसे अंग्रेजी में आपने सुना होगा जस्टिस इज ब्लाइंड, जी, वो ये नहीं देखते हैं कि क्या प्रेशर है, क्या जज्बात है, क्या क्या नहीं, वो देखते हैं हमारे सामने है क्या। और हमारे सामने अगर मान लीजिए कोर्ट के सामने कई खामियों से पूरे इस वक्त जितना भी जज्बात आप देख रहे हैं जी, और कहीं इसमें इधर उधर की खामी रह गई जी, और कल को खुदा न खास्ता कोई छूट जाता है और सब ब्लेम कोर्ट पे आता है जी। लेकिन हमारे सिस्टम में कई ऐसे, हमारी हियरार्की में ऐसे सेफगार्ड्स हैं, ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर एक कोर्ट गलती करे तो दूसरा अपील में उस गलती को सुधार सकता है, तीसरा फिर उस गलती में सुधार सकता है, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली उसको सुधार सकता है। कहने का ये मतलब है कि अंदाज और जज्बात से जी, कोर्ट के फैसले को आज के दिन हम उसकी पेशेंगोई नहीं कर सकते। नहीं, जाहिर सी बात है हम चाहेंगे भी नहीं कि किसी भी तरीके से कोर्ट पर ऐसा कोई दबाव भी पड़े जिसके जरिए इस तरह की बातें हों। लेकिन जस्टिस खान, बस एक बात हम समझना चाहेंगे, जो तमाम एविडेंस की बात लगातार आ रही है मीडिया में, जाहिर सी बात है पुलिस के हवाले से ही आ रही है, और जो मेडिकल एविडेंसेस भी हैं जो डॉक्टरों के हवाले से आ रहे हैं, उसके आधार पर आपने इतने सालों तक जस्टिस लोगों को प्रदान किया है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मसला बनता हुआ दिख रहा है जिसमें सख्त से सख्त सजा इन आरोपियों को मिल सकती है? नहीं, देखिए उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि अभी तक तो ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जी, और सुनी सुनाई बातों को जब तक कोर्ट में आप साबित न करें इन बातों को,
इन सुनी सुनाई बातों पे कोई आखिरी नतीजा या कोई ऐसा असेसमेंट करना या कोई कंक्लूजन ड्रा करना मुश्किल बन जाता है। लेकिन कौन नहीं चाहता है कि ऐसे भयानक और ऐसे बारबेरिक और ऐसे वहशियाना जुर्म को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखिए हमारे सिस्टम में खराबियाँ कितनी खराबियाँ हैं। ये जो इस वक्त आप माहौल देख रहे हैं, आप देखिए कि अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है जी, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे। हाँ नहीं, दरअसल समय थोड़ा सा कम है, उससे बाद में आ जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी खामियां हमारे सिस्टम में, और कल को कहीं आपको ठेस न पहुंचे हमारे सिस्टम की। यही बहुत बड़ी बात है जस्टिस खान। और हम अपने तमाम पैनल से भी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक गुजारिश है हमारे पैनल से भी, हम चाहेंगे कि आज हम क्यों ना उन खामियों की बात करें। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा देते हैं, कानून है और तमाम तरह के सबूतों को इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, लेकिन इसके बावजूद खामियां हैं, आरोपी इसमें भी बचकर निकल जाते हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं चार्जशीट की, जो कि कल फाइल किया जाना है साकेत कोर्ट में, जिसके बाद यह तय होगा कि आरोपियों पर जो सबूत हैं पुलिस के पास वो क्या हैं। और दरअसल हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ 4 वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं कि दरअसल कैसे सबूत पेश किए तो जरूर जाएंगे, लेकिन कानून की खामियां कहीं ना कहीं उन सबूतों को ढीला ना कर दे। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जस्टिस BA खान मौजूद हैं, KTS तुलसी मौजूद हैं, कीर्ति सिंह जी मौजूद हैं और नितिन प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तुलसी साहब, एक बहुत छोटा सा जवाब हम आपसे समझना चाहेंगे, हमें सिर्फ यह बता दीजिए कि ऐसे कौन सा एक प्रावधान हो सकता है या ऐसा कौन सा एक लूप होल हो सकता है जो ये 6 आरोपी हैं जिसका इस्तेमाल कर बचने की कोशिश कर सकते हैं। ये इमेजिन करना मुश्किल है, मगर एक बात मैं ये कह सकता हूं कि ये ब्लाइंड केस नहीं है। इसमें चश्मदीद गवाह, सारे हादसे का चश्मदीद गवाह मौजूद है और ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वो गवाह सही बयान नहीं देगा जी, जो उसने देखा है जरूर बोलेगा जी। दूसरा, इस केस में बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है, ब्लड टेस्ट, फिंगरप्रिंट्स, वेपन्स के ऊपर जिस वेपन को यूज किया गया है, और फिर DNA जी, और रिकवरीज हैं। तो लगता नहीं है कि इस केस में कुछ शक की गुंजाइश बचेगी अगर जो सबूत भी सामने रखे हैं जी, पुलिस ने जी, वो गवाही में तब्दील हो जाएं। बिल्कुल। तो अभी आपके हिसाब से ऐसा लगता नहीं कि अभी कोई वैसी स्थिति है। कीर्ति जी, आपकी क्या राय है इस पर? हमारी भी यही राय है, हम अग्री करते हैं तुलसी जी से, पर और हम सोचते हैं कि अगर हम वैसे देखें, ये केस एक स्पेशल केस है, इसको बहुत क्विकली इन्वेस्टिगेट करा गया है, इसमें लड़की बहुत जल्दी पहुंच गई हॉस्पिटल, एक घर का उससे भी जल्दी पहुंचना चाहिए था पर पहुंच गई। और इसमें जितना भी साइंटिफिक एविडेंस, जो फोरेंसिक एविडेंस वगैरह है इसमें है, आपका सारे जो बाकी जो एविडेंस, उसका 164 का स्टेटमेंट है। लड़के को भी अगर पता नहीं उनको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाके उनका स्टेटमेंट करवाया है कि नहीं करवाया, पर अच्छा होगा कि अगर कर ले, या तो फिर ट्रायल अगर शुरू हो जाए तो डे टू डे ये ट्रायल करना चाहिए, जैसे कि कुछ गड़बड़ ना हो और जैसे कि कुछ इधर उधर किसी को प्रेशर कर डालने की कोशिश ना हो इस केस में। तो हम सोचते हैं कि अगर लड़का अपना दे देता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपना सबूत, अपना बयान और बाकी जो सबूत है वो आ जाते हैं, लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन सामने आ जाता है, तो हमें नहीं लगता जब वो एविडेंस वॉश करने का भी, ब्लड स्टेन्स जब वो ड्राइवर वॉश करने की कोशिश कर रहा था, वो भी एविडेंस है पुलिस के पास। तो हमारे ये सब हम जब देखते हैं ये सब सबूत, तो हमें ऐसे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर केस में बहुत सारी खामियां हैं, पर हम और केसों में तो होती ही हैं, हम सब जानते हैं। बिल्कुल वही लूप होल्स की हम बात कर रहे हैं कीर्ति जी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम अभी तक चर्चा ये कर रहे थे कि दरअसल क्या कोई ऐसा लूप होल हो सकता है जिसका इस्तेमाल कर आरोपी बच सकते हैं, लेकिन जो अभी हमारे पैनल की राय है उससे ऐसा लगता नहीं है कि शायद ऐसा हो। लेकिन हाँ, इसमें कोई दुराय नहीं है कि जिस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की होगी उसी के आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस BA खान साहब,
केटीएस तुलसी साहब वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं, कीर्ति सिंह जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं और नितिन प्रधान जी मुंबई से वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस चर्चा में एक और नया आयाम जोड़ते हैं। दो नई बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि पीड़ित लड़की का नाम सामने लाया जाना चाहिए क्योंकि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और अब ऐसे में उसके नाम को अंदर छिपाए रखना सही नहीं है। और दूसरी चर्चा का विषय यह है कि अगर एक नए कानून की बात की जाती है या फिर कानून में कोई बदलाव की बात की जाती है तो इस बदलाव के लिए भी उस लड़की का नाम सामने लाया जाना चाहिए। और इस चर्चा को शशि थरूर ने काफी ज्यादा हवा दी है। तो सबसे पहले जस्टिस खान, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी इस पर। नहीं, जहां तक शशि थरूर साहब का ये है कि इनके नाम पे कानून होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। कानून किसी के नाम पे नहीं होता है। मुझे हैरत है कि एक इतना मिनिस्टर होते हुए और इतना इंटरनेशनल लेवल पे काम किए होते हैं, कानून किसी के नाम पे नहीं बनते हैं जी। तो इसलिए कानून विक्टिम के नाम पे कानून बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैं इस हक में हूं कि इस केस में, हालांकि हमारी लीगल पोजीशन है कि ये मत इसको डिस्क्लोज करिए नाम को, आइडेंटिटी। इस केस में अगर इस लड़की का नाम डिस्क्लोज किया जाए तो ये आगे के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। हमारा सोशल रिफॉर्म, हमारा लीगल रिफॉर्म, हमारा जुडिशियल रिफॉर्म शायद किसी दिन इस वाक़े से मंसूब होगा और मैं इसके हक में हूं क्योंकि देखिए इस लड़की का क्या कसूर है। बिल्कुल, एक वैश्याना हरकत का शिकार हो गई है जी, तो उसको छुपाने में क्या शर्म है। आपने बहुत वजह बात आपने कही जस्टिस खान। हम इस पर और भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केटीएस तुलसी साहब, आपकी क्या राय है? क्या इस लड़की का नाम सामने लाया जाना चाहिए और क्या जो कानून में प्रावधान की बात की जा रही है वो उतनी ही बेतुकी है जैसा जस्टिस खान कह रहे हैं? एक प्रेसिडेंट है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2008, ये बनाया गया जिसमें रेप विक्टिम्स को बहुत सारे अधिकार दिए गए, बहुत रिफॉर्म की गई। और ये कानून बनाया गया जिस वक्त जनता में बहुत आक्रोश था। जैसे इसमें मार्सी निकोलस को रेप करके मर्डर किया गया था उसके एक बॉयफ्रेंड द्वारा, उसका नाम था कैरी कॉनली। तो इसमें जो कानून बनाया गया ये मार्सी के नाम पे बनाया गया और मार्सी को एक सिंबल ऑफ फाइट और सिंबल ऑफ होप फॉर विमेन हु आर विक्टिम्स ये बनाया गया। मैं समझता हूं कि इसमें जो शहादत हुई इस बच्ची की, उसके नाम पे अगर कानून, उसके बाद जो इतना आंदोलन हुआ जी, जनता में इतनी ज्यादा गुस्सा आया, उसको चैनलाइज करके अगर एक कानून बनता है तो उस कानून को उसके नाम पे बनाया जाए तो उसमें बहुत सारी बच्चियों को जो फ्यूचर विक्टिम्स हैं उनको हिम्मत मिलेगी, उनको हौसला मिलेगा लड़ने के लिए। क्योंकि 3 अगर बलात्कार होते हैं जी, 3 में से सिर्फ 1 रिपोर्ट होता है पुलिस स्टेशन में जी, बाकी घबरा जाते हैं क्योंकि सोशल स्टिग्मा बहुत है जी। और हम इसको डिफेंसिव स्ट्रेटजी बना के सेक्शन 228 बना दिया, 228 ए आईपीसी में कि किसी बलात्कार के विक्टिम का अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाएगी तो उसको भी सजा होगी जी। मगर मैं समझता हूं कि हम इसको स्टिग्मा को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम स्टिग्मा को परपेचुएट कर रहे हैं जी। हमें अपनी महिलाओं को हिम्मत देने के लिए की आवश्यकता है और ऐसा कानून बना के, अगर इस बच्ची के नाम पे कानून बनेगा बाकी लोग भी लड़ेंगे। मेरी मदर ने जी 1934 में जब वो 19 वर्ष की थी जी, कनेड कॉलेज में पढ़ती थी, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी जो कनेड कॉलेज के मैगजीन में छपी थी कि कौन कहता है कि नारी पुरुष दी है जायदाद। मैं तो एक फेमिनिस्ट मां का बेटा हूं जी, और मैं समझता हूं कि जब तक महिलाओं में जी लड़ने की ताकत नहीं आएगी जी, ऐसे हादसे होते रहेंगे। और हमें आवश्यकता सिर्फ ये नहीं है कि कानून बन जाए जी, मगर उनको इंस्पायर करने की आवश्यकता है। उसके लिए अगर ये कानून बच्ची के नाम पे बनता है तो मैं उसके पूरे हक में हूं। बिल्कुल, तुलसी साहब, आपकी व्यक्तिगत भावनाएं भी इसमें साफ प्रदर्शित हो रही हैं और वाकई में हम आप बधाई देना चाहेंगे, आपने इतनी स्पष्टता से बातें सामने रखी। नितिन जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर?
नहीं नहीं, आई डोंट एग्री विथ हिम. I don't agree for two reasons. First of all, as Justice Khan has said that कानून किसी नाम से नहीं बनता. कानून इंडियन पिनल कोड ही रहेगा, वो मैकले पिनल कोड नहीं रहेगा. बच्ची का नाम अगर सामने लाना चाहते हो, इट विल बी रॉन्ग प्रेसिडेंट फॉर दिस रीजन, बिकॉज जब तक समाज का उन लोग इस सेक्स की तरफ, रेप की तरफ देखने का तरीका जब तक बदलता नहीं है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है. आज बच्ची का नाम सामने लाए, उसके खिलाफ इतने सारे लोगों ने दिल्ली में निदर्शन की, उनके प्रदर्शन हुए. वो लड़कियां और कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल गर्ल्स, दे केम टू द इंडिया गेट और उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चलाई. उन लोगों का कहना है कि उनका विनय भंग भी किया ना, उनको भी मॉलेस्टेशन किया. ये कब बदलेगा? और अगर ये उनके नाम भी बताए जाए तो लोग उसकी तरफ, समाज उसकी तरफ ऐसे देखेगा कि दिस इज द इजी प्रे. नो, दे शुड बी प्रोवाइडेड with a protection. This protection is necessary because our society is not ready to accept them as warriors and not as victims. ये गलत होगा. ये समाज की तरफ, समाज में बहुत हम दरिंदे लोग हैं. हम ऐसे लोगों का, ऐसे लड़कियों की तरफ हम जब देखते हैं तो उनको बोलते हैं कि दिस इज अ इजी प्रे, और उनको ह्यूमिलेशन सहना पड़ता है. ये इंसिडेंट होने के बाद दिल्ली में और एक इंसिडेंट हुआ. किसी लोगों को कुछ फर्क पड़ा. और एक इंसिडेंट, ऐसे इंसिडेंट हर रोज होते हैं. एज राइटली सेड, 3 में से 1 रिपोर्ट होता है, 2 रिपोर्ट नहीं होते. 2 रिपोर्ट नहीं होते, शायद वो पुलिस ही उनको डिस्करेज करती है रिपोर्ट ना करने के लिए. आज यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एट पुलिस स्टेशंस आल्सो. वी हैव टू, एंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप, entire administration and entire society will have to change their perception about the sex and the rapes, and till that time, and particularly for the women. आपकी भावनाएं भी बहुत जबरदस्त है नितिन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है. कीर्ति जी, आप कुछ कहना चाह रही है, लेकिन केटीएस तुलसी साहब दरअसल नितिन जी की बातों का जवाब देना चाहते हैं, तो पहले मैं जरा गुजारिश करूंगा, तुलसी साहब बहुत छोटे में जरा जवाब दें. कीर्ति जी बस 1 मिनट आप जवाब दें, लेकिन मैं तुलसी साहब बहुत छोटा सा जवाब आपका पहले. जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी रेप विक्टिम्स हैं उनका नाम डिस्क्लोज किया जाए. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस बच्ची का नाम डिस्क्लोज हो सकता है क्योंकि इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उसमें उसकी फैमिली ने कंसेंट दी है. तो इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं. मैं ये नहीं कहता हूं कि 228A को रद्द कर देना चाहिए. ठीक है. नहीं, उसके माता पिता ने कहा है कि हमें एतराज नहीं. उसको एक भाई है. नहीं, नहीं, बिल्कुल परिवार भाई ने कहा है. कीर्ति जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी. जी आइए, प्लीज चर्चा में शामिल होइए. मैं ये कह रही थी कि सिर्फ ये इसलिए भी सेक्शन है कि प्रिवेसी प्रोटेक्ट करते हैं विक्टिम की, और प्रिवेसी प्रोटेक्ट करना मतलब वो विक्टिम के ऊपर होना चाहिए कि वो बताती है, अपना नाम बताना चाहती है कि नहीं, और अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहती है कि नहीं, और उसकी फैमिली पे होना चाहिए. अगर इस केस में 228 यही कहता है कि अगर एक विक्टिम नहीं रही है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके फैमिली उसके बिहाफ पे इजाजत दे सकती है, और वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सामने इजाजत दे दे, और फिर उसका नाम इस्तेमाल होना चाहिए. और हम जानते हैं कि हम तो सहमत हैं इस बात से कि उसके नाम पे अगर उसकी फैमिली अग्री करती है तो एक ऑनर, मतलब हम लोगों को उसके नाम पे एक अवार्ड इंस्टीट्यूट करना चाहिए, और बाकी जो भी कुछ हो सकता है करना चाहिए. पर इसके अलावा ये एक साइड इशू है. हम ये कहना चाहेंगे कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम डिस्कस करें कि क्या क्या खामियां हैं, किस तरह से हम लोगों का अप्रोच बदलना पड़ेगा, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच बदलना पड़ेगा. ये पूरे मसले बिल्कुल कीर्ति जी, आपने जो मसला उठाया उसी पर हम वापस आना चाह रहे थे. गैंग रेप के मसले में चार्जशीट पुलिस की लगभग तैयार है और कल दिल्ली के साकेत कोर्ट में उसे पेश कर दिया जाएगा. लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, पूरे सिस्टम में खामियां हैं जिसे बदलने की जरूरत है. हमारा वरिष्ठ पैनल तक हमारे साथ है. आप सबों से बस एक सवाल, क्या बदलाव किए जाना चाहिए? बहुत छोटा छोटा जवाब. जस्टिस खान, सबसे पहले आप.
नहीं, एक मिनट में क्या जवाब हमें उसका दें, जब तक ना हमें ये मालूम हो कि हमारी सिस्टम में क्या खराबियां हैं। इस केस का जहां तक ताल्लुक है, इसमें जुडिशरी और पुलिस इन्वॉल्व हैं, और मेरी नज़र में दोनों आर के दकियानूसी सिस्टम्स हो गए हैं, वक्त के साथ नहीं बदले हैं। उसके क्या कारण हैं? बहुत हैं। आज तक हम कितना लॉ कमीशन तुलसी साहब उसके मेंबर हैं, कितने रिपोर्ट्स दिए हैं जुडिशल रिफॉर्म के लिए, इसी तरह पुलिस रिफॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना कहा, बाकी रिपोर्ट्स कितने आए, उसमें पुलिस रिफॉर्म कैसे करो, क्या करो, कौन उस पर अमल दरामद करता है, न जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ सब ब्लेम आ जाता है बाद में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो एक फैक्ट है, जो एक हकीकत है, जुडिशरी लास्ट प्रायोरिटी है हमारे सिस्टम में। अगर आप सरकार का सिस्टम देखें, उसमें 3 लिम्स हैं, जुडिशरी एक वाइटल लिम्ब है, लेकिन जुडिशरी को इस सिस्टम में कोई लिम्ब तस्वुर नहीं करते। 1% बजट का जुडिशरी को जाता है। और आपको क्या बताएं, अगर आप ये लोअर जुडिशरी जहां ये केस जाएगा, आप तो दिल्ली में हैं, आप किसी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाइए किसी स्टेट में, वहां उस मैजिस्ट्रेट को स्टेनोग्राफर नहीं होता ये लिखाने के लिए, और आप यहाँ एक्सपेक्ट कर दें कि वो 3 महीने में फैसला दे दें। एक दूसरा, जो हमारी जुडिशरी है, बदकिस्मती से ये लेजी जुडिशरी बन गई है, और ये अफसरशाही जुडिशरी हो गई है मोस्ट ऑफ इट। बिल्कुल, most of it is a bureaucratic type of a mindset and an attitude, जिससे आपको ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जजों की तादाद कम है, बाकी और मसाइल हैं। आपने जो मसला उठाया, जाहिर सी बात है आपके दिल का दर्द है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो मेरे हिसाब से दफन हो रहा है, इट इज ब्रेकिंग डाउन। बिल्कुल, तो ये बहुत अहम मसला है, और उम्मीद है कि सरकार आप उम्मीद करते हैं कि नहीं साहब ये चांद सितारे भी तोड़ के लाएं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो जुडिशरी आपके हिसाब से सबसे पहले जुडिशरी पर ही ध्यान देना चाहिए, जस्टिस खान का ये कहना। तुलसी साहब, आपकी क्या राय रहेगी? छोटा सा जवाब प्लीज। जी, मैं ये कहता हूं कि देश के सामने चुनौती सिर्फ ये केस नहीं है। इस केस में तो फैसला हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा जी, मगर 95 लाख रेप केसेस पेंडिंग है देश में। 95 लाख 65 केसेस एग्जैक्टली 2011 के अंत में। 1,80,000 मर्डर केसेस पेंडिंग हैं जी। 3,80,000 क्रूअल्टी टुवर्ड्स विमेन, वो केसेस पेंडिंग हैं। हमारे देश के सामने चुनौती है कि 1,74,00,000 कॉग्निजेबल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है देश में। जब तक हम अदालत में टेक्नोलॉजी प्रदान नहीं करेंगे, ये फैसिलिटी हर अदालत में होनी चाहिए कि गवाहों का बयान वीडियो रिकॉर्ड हो और वो ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो। तुलसी साहब, माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन जो आंकड़े आपने रखे हैं वाकई में दिल दहलाने वाले आंकड़े हैं। 75 लाख रेप केसेस। कीर्ति जी, बहुत छोटा सा जवाब, बहुत छोटा सा जवाब प्लीज। 95 लाख 95 लाख जी, 95 लाख, माय गॉड। कीर्ति जी, हमारे समझ से इसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड एफर्ट होना पड़ेगा अगर हमको कुछ बदलना है स्थिति में। एक तरफ से पुलिस रिफॉर्म होना पड़ेगा। हमने डिमांड रेज करी है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, जिसमें अगर पुलिस नहीं फॉलो करती है वो प्रोसीजर, अगर बायस से एक्ट करती है या करप्शन से एक्ट करती है, तो उसको अकाउंटेबल होल्ड करा जाए, उसको पनिश करा जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जहां तक लॉज का सवाल है, ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पेश करा गया है पार्लियामेंट में, ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट लॉज और डिफेक्टिव लॉ के साथ आप कोई भी न्याय नहीं ला सकते। इसमें जैसे स्टॉकिंग एक ऑफेंस नहीं है इंडियन पीनल कोड में। माफ कीजिएगा कीर्ति जी, तरह के मॉलेस्टेशन, क्षमा चाहता हूं कीर्ति जी, समय बहुत कम है, मुझे आपको बीच में दरअसल रोकना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। नितिन जी, एक छोटा सा जवाब प्लीज आपसे, आपका क्या सुझाव है? तमाम सुझाव सामने आ चुके हैं। ये Delhi case is an administrative failure of Delhi police and their masters. 60% of police force, 60% पुलिस फोर्स अगर वीआईपी के बंदोबस्त में लगा है, तो ये लांछन है कि हम वो उन वहां पे राज करने के लिए they are not capable of administering the administration of Delhi. This is a really wonderful place where common people have nothing, and this is only VIPs are enjoying. एक VIP आगे नहीं आया उसके बाद और कहने लगा कि इन लोगों को
इन लोगों को सुरक्षा चाहिए। हाँ, मैं अपनी सुरक्षा उनको देने के लिए तैयार हूं। एक भी वीआईपी बाहर नहीं आया, एक भी एमपी नहीं आया, एक एमएलए नहीं आया, एक मिनिस्टर नहीं आया, नॉट देयर पॉलिटिकल मेंटर्स आल्सो। बिल्कुल, आपने भी बहुत अहम मसला उठाया जुडिशरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुझाव सामने है, सरकार के सामने एजेंडा भी है। अब सरकार अगर लागू कर दे तो हम और आप कम से कम राहत की सांस ले सकते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। ब्रेक लेते हैं।